स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 3 महिला यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए, जिनमें से 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 5 लोगों को उपचार के दौरान उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भेजा गया। कार्रवाई करते हुए डीएम ने जिला अस्पताल में यात्रियों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी देर रात तक जिला अस्पताल में मौजूद रहे और घायलों के उपचार और गंभीर घायलों के एम्स में शिफ्टिंग की कार्रवाई की निगरानी करते रहे। तो गंगोत्री एनएच पर बड़ा हादसा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उपेंद्र जायसवाल उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, क्या अपडेट है हादसे को लेकर? जी मैं आपको बता दूं, कल देर रात को जो ये उत्तरकाशी करनानी में जो हादसा हुआ था, वहाँ से सभी लोगों को जो वहाँ से रेस्क्यू करके निकाला गया था। इसमें से 17 लोग जो गंभीर जो घायल थे उन्हें ऋषिकेश एम्स शिफ्ट कर दिया गया था, और जो अभी भी 9 लोग जो यहाँ पे उत्तरकाशी जिला चिकित्सालय में जो भी भर्ती है, डॉक्टर की निगरानी में अभी लगातार वो भी बने हुए, लेकिन वो अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उनका स्वास्थ्य खुद जिलाधिकारी जो यहाँ पे जी है और जो एसपी है जी, उन्होंने भी उनका निरीक्षण करा और यात्रियों से उनका हाल समाचार पूछा। और अभी फिलहाल यही बताया जा रहा है कि जो यात्री आता है ये अभी सुरक्षित सही है, और जैसे ही डॉक्टर इनकी सलाह देते हैं कि किस तरह की उसके बाद इन लोगों को इनके घर तक भेजने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाएगी। जी इसी के साथ बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित कई प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जिला अस्पताल में जाकर जो घायल है उनका हालचाल जाना, उनसे बातचीत की। तो अभी उन्होंने जो है जायजा लेने के बाद क्या कुछ कहा है पुलिस प्रशासन ने? जी मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस प्रशासन ने अभी जो कहा है कि सबसे पहले जो जांच है, जो गाड़ी है किस तरह से ये बाहर गई है, किस कारणों से बाहर गई है, सबसे पहले उसकी जांच की जाएगी। और सबसे जो पहली प्राथमिकता जो अभी बनी हुई है, अभी एसएसपी का और माननीय जिलाधिकारी जी का जो कहना है कि जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग यहाँ पे हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय में जो यहाँ पर मौजूद है, ये सबसे पहले इनका स्वास्थ्य अभी जरूरी है और ये लोग सही सलामत हो जाए और इनको इनके घर तक ये लोग पहुंच जाए, यही अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी रहेगी। जी उपेंद्र, अभी कितने लोगों की हालत जो है गंभीर है, क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है? जी मैं सर मैं आपको बता दूं कि जो 12 लोग जो कल सबसे पहले जो गंभीर रूप से घायल थे, जिनको ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किया गया था, उसके बाद 5 लोगों की और तबीयत खराब हो गई थी, उनको भी बाद में देहरादून एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट किया गया। और फिलहाल ये जो 17 लोग जो है ये अभी फिलहाल ऋषिकेश एम्स में एडमिट है, और जो यहाँ पे जो सामान्य जो घायल लोग थे वो अभी भी जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में भर्ती है। जी उपेंद्र, मदद का भी भरोसा दिलाया गया है, किस तरह की मदद जो है इस दौरान प्रशासन की ओर से मुहैया कराई जाएगी उन्हें? जी मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासन द्वारा और जो सरकार द्वारा जो मदद है उनके यही मदद है, जो भी यहाँ जो हॉस्पिटल का खर्चा है, जो भी इनके पास जो खर्चा होता है और जो आने जाने का जो इनकी घर की तक की व्यवस्था इनको पहुंचाने की है, वो पूरी व्यवस्था शासन और प्रशासन की रहेगी। जी उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं देहरादून से बड़ी खबर, एसएसपी ने यातायात व्यवस्था का लिया जायजा। देहरादून से जानकारी सामने आ रही है, एसएसपी ने यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। जायजा लेने खुद सड़कों पर उतरे एसएसपी। स्मार्ट परियोजना के तहत निर्माण कार्य जारी और इसी का जायजा लेने सड़क पर उतरे एसएसपी। तो ये जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। स्मार्ट परियोजना के तहत निर्माण कार्य जो है वो जारी है और इसका जो है खुद एसएसपी ने जायजा लिया है और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया है। देहरादून से एक खबर, जायजा लेने सड़कों पर उतरे एसएसपी और तमाम जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका जायजा लिया। तो स्मार्ट परियोजना के तहत निर्माण कार्य जारी है और इसी का जायजा जो है एसएसपी ने लिया है। देहरादून से ये जानकारी सामने आ रही है। तो जायजा लेने खुद सड़कों पर एसएसपी उतरे हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर अपने दलबल के साथ निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे संवाददाता हमारे साथ चुके हैं। तुषार, जिस तरीके से बात करें, निर्माण कार्य जारी है और अब जो एसएसपी ने यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, क्या खबर मिल रही है? अगर उत्तराखंड के देहरादून की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा से जो यातायात दबाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर कार्य चल रहा है, जिसमें विभिन्न विभाग जो सिविल लाइन से लेकर जो सड़कों का निर्माण है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें जो यातायात है वो काफी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जिसके तहत आज खुद एसएसपी अजय सिंह जो देहरादून के एसएसपी है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो यातायात व्यवस्थाओं में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं उनकी आज समीक्षा करी। खुद आज मौके पर वो मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश जो आला अधिकारी है उनको भी दिए कि किस तरह से वो कार्य करें और यातायात का जो दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है उसको किस तरह से कम किया जाए। अब जिसके तहत आज एसएसपी अजय सिंह खुद ही मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए उससे आने वाले समय में जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है उसमें हम थोड़ी कहा जा सकता है कि मदद मिलेगी आने वाले समय में पुलिस को, क्योंकि जो आबादी देहरादून शहर की बढ़ रही है, कि कैपिटल है देहरादून की उत्तराखंड की, और ऐसे में लोग यहाँ पर गाड़ियों पर दबाव है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में पुलिस को एक बेहतर यातायात व्यवस्था की बहुत जरूरत है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एसएसपी अजय सिंह ने आज खुद निरीक्षण किया है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि एक बेहतर यातायात व्यवस्था देहरादून में देखेंगे। जी तुषार, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इसके लिए जो है खुद एसएसपी सड़क पर उतरे हैं और जायजा लिया है, लेकिन इससे जो रोजाना आने जाने वाले लोग हैं उनको भी काफी मशक्कत करनी होती है अगर इस तरह के किसी जो व्यवस्था में सुधार करने की बात आती है या कोई निर्माण कार्य होता है। ऐसे में जो आम लोग हैं उनके लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल अगर 2016 से बात की जाए तो स्मार्ट सिटी का कार्य देहरादून में चल रहा है और काफी लंबा समय हो चुका है। जो लोग हैं काफी जो स्मार्ट सिटी के कार्य से काफी परेशान नजर आते हैं। काफी कहते हैं कि जो सड़कें हैं उसमें बड़े बड़े गड्ढे अभी भी बने हुए हैं। स्मार्ट सिटी का कार्य अभी फिलहाल विभिन्न विभागों द्वारा चलाया जा रहा है और जब मानसून सीजन आता है तो ये गड्ढे भर जाते हैं और साथ साथ जो सड़कें हैं तो उसमें सीवेज की कमी के कारण वो नदियों में बदल जाती है। तो ऐसे में यातायात पर काफी बड़ा असर पड़ता है। सड़कों पे जाम देखने को मिलता है और खासकर जब वीकेंड्स होते हैं, क्योंकि अत्यधिक जो यात्री हैं मसूरी का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा में भी लोग अत्यधिक देहरादून से सफर करते हैं। तो ऐसे में जो यातायात दबाव है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में बहुत जरूरत है कि देहरादून के लिए एक ट्रैफिक प्लान बनाया जाए। लोगों को भी अपील की जाती है कि वो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उनका अत्यधिक यूज करें। जो गाड़ियां हैं घर में उन्हें फिलहाल गाड़ियां घर पे ही रखें, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि देहरादून जैसे शहर में अब दबाव बढ़ने लगा है, गाड़ियां अत्यधिक हो चुकी है। तुषार, देखिए हम तो देश के कई राज्यों में जो है मानसून शुरू हो चुका है और अलग अलग जगहों से मानसून की जो खबर है वो भी सामने आ रही है, लेकिन हम उत्तराखंड की बात करें, कितनी जल्द जो है इस निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि मानसून सीजन के दौरान लोगों को काफी मशक्कत होती है और इससे जो है छुटकारा मिल जाएगी उन्हें। देखिए, अगर स्मार्ट सिटी का कार्य की बात की जाए तो सीवेज का जो कार्य है जो कहा गया है कि स्मार्ट सिटी द्वारा कि अभी तक 80% कार्य हो चुका है, लेकिन फिलहाल वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। कई जगह अभी भी गड्ढे हैं, कई जगह जो ब्लॉकेज है वो भी देखने को मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बीते दिनों अभी सचिवालय में बैठक करी थी मानसून सीजन को लेकर और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से जल भराव हो रहा है उनकी समस्या को पूरी तरह से रोका जाए। जो लोग हैं उनकी जो जन समस्या है उनको सुना जाए और जो नाले भरे हुए हैं कचरे से उन्हें भी निकाला जाए, क्योंकि मानसून में जो ब्लॉकेज होती है उससे कहीं ना कहीं जो जल भराव की समस्या है वो पूरे प्रदेश भर के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार किस तरह से कार्य किया जाता है। और एक और बात कि देहरादून जैसे शहर में अब डबल हेलमेट भी यूज का जो अनुपालन है वो भी शुरू कर दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द सीट बेल्ट कारों में और साथ साथ जो 2 पहिया वाहन है उसमें डबल हेलमेट लगाया जाए। तो ऐसे में सख्त किया जा रहा है जो यातायात जो नियम है और साथ साथ जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। मानसून सीजन बस कुछ ही दिनों रह गया है, तो ऐसे में पुलिस भी अपनी व्यवस्थाएं पूरी कर रही है और जिसके तहत आज खुद एसएसपी धरातल पर नजर आए। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर और नवंबर महीने के लिए प्रस्तावित कर लिए गए हैं, जिसके लिए सरकार लगातार तैयारी कर रही है। हालांकि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता होनी है, जिससे खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय खेलों के लिए किया जाना है। वहीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर खेल विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू थी, जिस वजह से राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई। अब विभाग एक बार फिर से राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं की रूपरेखा तैयार कर रहा है और जल्द ही राज्य स्तरीय खेलों के साथ साथ राष्ट्रीय खेलों को प्रतिबद्धता के साथ कराने की विभाग की पूरी तैयारी है। देखिए, प्रदेश में वाकई राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, देवभूमि को मिली है, गर्व की बात है। और उससे पहले राज्य स्तरीय गेम होने हैं, यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में तय हुआ था। निश्चित रूप से उसकी तैयारी विभाग ने अपनी ओर से की थी, लेकिन चूंकि आचार संहिता को ही 2-2.5 महीने करीब लगे, जिसके कारण से सभी लोग चुनाव में ही व्यस्तता रहे। आगे विभाग उसकी रूपरेखा तैयार कर रहा है। निश्चित रूप से हम लोग राज्य स्तरीय गेम भी कराएंगे और निश्चित रूप से हम लोग राष्ट्रीय खेलों के लिए भी हम प्रतिबद्धता के साथ में हमारी पूरी तैयारी है। और वहीं सोनीपत हरियाणा से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी के हरिद्वार पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। दरअसल सोनीपत हरियाणा से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी महापूजन के लिए हरिद्वार पहुंचे। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका सबसे पहले नारसिंह बॉर्डर पर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद जनपद में अनेक स्थानों यानी मंगलौर, रुड़की, बहाजाबाद, टोल प्लाजा चौक से हरकी पैड़ी तक आतिशबाजी और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। बहाजाबाद टोल प्लाजा पर नवनिर्वाचित सांसद सतपाल ब्रह्मचारी के भव्य स्वागत को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता महबूब आलम ने सतपाल ब्रह्मचारी के हरिद्वार पहुंचने पर भव्य आतिशबाजी के साथ साथ फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस महबूब आलम ने कहा कि यह हरिद्वार वालों के लिए गौरव का पल है और इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये गंगा माँ के आशीर्वाद से मैं जन्मभूमि की ओर चला गया था और जन्मभूमि ने मेरा पूरा साथ दिया, जिसमें हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब, वहां से रोहतक से एमपी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और जो सोनीपत लोकसभा के सभी सम्मानित विधायक मेरे साथ हैं, 6 के 6, इन्होंने बहुत साथ दिया। और आज मैं सोनीपत से एमपी बनाने में कांग्रेस के कार्यकर्ता की, कांग्रेस हाईकमान की और कांग्रेस के विधायकों की, कांग्रेस की लीडरशिप का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। सतपाल ब्रह्मचारी जी जो सोनीपत से सांसद बने हैं, पहली बार निर्वाचित होने के बाद हमारे धर्म नगरी हरिद्वार में पहुंच रहे हैं। उनका स्वागत करने के लिए तमाम यूथ कांग्रेस के साथ ही यहाँ ग्रांड लज्जा टोल प्लाजा के पास पहुंचे हैं। हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए। मुद्दे तो इनकी, हमारे जो सतपाल ब्रह्मचारी जी है, उनकी कर्म भूमि हरिद्वार रही है और उनकी जन्मभूमि रही है सोनीपत। तो मुझे उम्मीद है जहाँ पे हमने जन्म लिया वहां का मुद्दा उठाएगा और जहाँ पे उन्होंने अपने कर्म किए वहां पे मुद्दा उठाएंगे। और रही बात सरकार बनने की, आप देख रहे हो हम कांग्रेस पार्टी के पास केवल 99 सांसद थे, आज हम 103 पर पहुंच गए हैं। और वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा चुनाव पौड़ी सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता का आभार जताया। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद गणेश गोदियाल ने कहा कि हमने हार को जनता के आदेश के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने गढ़वाल लोकसभा के सभी मतदाताओं का आभार जताया। कांग्रेस के हर नेता कार्यकर्ता का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह गढ़वाल लोकसभा के मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया।
और वही खबर रुड़की से है, जहां उपचुनाव की घोषणा के बाद मंगलौर विधानसभा में सभी दल चुनावी समीकरण जोड़ने में जुट गए हैं। कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन और बसपा से हाजी सरवत करीम अंसारी के बीच ही कड़ा मुकाबला होता रहा है, लेकिन कद्दावर नेता के रूप में माने जाने वाले हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत के बाद समीकरण का गठजोड़ करने वाले नेताओं के आंकड़े कमजोर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। विधायक के देहांत के बाद उबैदुर रहमान को सहानुभूति जरूर मिल रही है, लेकिन बसपा उन्हें टिकट देगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। इसे टक्कर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर और अपने समाज, अपने लोगों की मेहनत पर पूरा विश्वास है। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। टक्कर जो होगी दूसरे और तीसरे नंबर की होगी, पहले नंबर पे इंशाअल्लाह हम रहेंगे। उनके काम, उनकी सिंपैथी ये माशाअल्लाह हमारे साथ लगी हुई है, इसका हमें आने वाले चुनाव में पूरा लाभ मिलेगा। और बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है और इन विधानसभाओं में 14 जून से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि दोनों सीटों पर प्रचंड बहुमत की जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है, जिसके लिए पार्टी ने दोनों विधानसभाओं में 2-2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, जो अपनी संबंधित विधानसभाओं में जाकर जातीय क्षेत्रीय समीकरणों के अनुसार कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर प्रदेश को नेतृत्व को जो है संभावित दावेदारों की लिस्ट सौंपेंगे, जिसके बाद प्रदेश पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श के बाद 3 नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा और उसके बाद ही प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव प्रस्तावित हैं, उस चुनाव को दोनों सीटों को प्रचंड बहुमत के साथ जीतने की रणनीति बनाई है और इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर दोनों विधानसभा में दो सदस्यीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए हैं, जो वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके वहां के प्रत्याशियों के चयन के संदर्भ में जो नामों का पैनल तैयार होना है उसके लिए रायशुमारी करेंगे। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब चर्चा इस बात की है कि उत्तराखंड को जो केंद्र मंत्री के रूप में सौगात मिली है, उससे राज्य को लाभ मिलेगा या नहीं। यह चर्चा का विषय है कि केंद्र में एक बार फिर गढ़वाल की अपेक्षा की है और सीएम के बाद केंद्र में मंत्री भी कुमाऊं से ही दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें बीजेपी ने जीत की हैट्रिक पूरी की और इस जीत की हैट्रिक के साथ भाजपा ने बताया कि उत्तराखंड की जनता उनके साथ खड़ी है। बावजूद इसके राज्य में 5 सांसदों में किसी न किसी सांसदों को केंद्र में कैबिनेट का दर्जा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा की केंद्र में जो सरकार बनी है उसमें ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है जिसका राज्य के विकास में योगदान बहुत कम है। मोदी मंत्रिमंडल में अल्मोड़ा लोकसभा सीट से सांसद बने अजय टम्टा को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व मिलने के बाद अब उत्तराखंड में सड़कों की दशा सुधरने की उम्मीद जगी है। प्रदेश में दूर दराज के इलाकों को जहां सड़क मार्ग से जोड़ने की कवायद रंग ला सकती है, वहीं ऑल वेदर रोड के निर्माण के कार्यों में तेजी और लंबे समय से अनसुलझे मार्ग के मामलों में भी महत्वपूर्ण पहल होने की संभावनाएं जग गई हैं। प्रदेश में आज भी उत्तराखंड के दोनों मंडलों में कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जो सड़क मार्गों से जुड़ने से महरूम हैं। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं हो पाती हैं। सड़क मार्गों की दुर्दशा और नए मार्गों के निर्माण को लेकर प्रदेश में आए दिन आंदोलनों की चिंगारी सुलगती रहती है। ऐसे में सांसद अजय टम्टा को अहम जिम्मेदारी मिलने से पूरे प्रदेश के लोगों की उम्मीदें उन पर आकर टिक गई है। लोगों को लगने लगा है कि प्रदेश की खस्ता हाल सड़कों की स्थिति में अब सुधार होगा। ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और प्रदेश में यातायात और अधिक सुगम हो सकेगा।
वैसे भले ही पीएम ने अजय टम्टा पर भरोसा जताया, मगर विपक्ष को टम्टा की क्षमता पर संदेह है। विपक्ष का तर्क है कि अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में भी कपड़ा राज्य मंत्री रहे हैं, लेकिन तब भी राज्य में कोई उद्योग स्थापित नहीं हो पाया था। ऐसे में अब उन्हें नया मंत्रालय मिला है, तो भी राज्य की जनता को उनसे उम्मीद तो है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि उनके विकास की परियोजनाओं को लेकर ज्यादा योगदान नहीं रहा है। देखिए, 400 पार का नारा देने वालों को कम से कम ये तो समझ में आ गया कि पूरे देश में व्यापक स्तर पर उनका जो दलित वोट बैंक है वो उनके पैरों के नीचे से खिसक चुका है। इसलिए जातियों को साधने का अब काम बखूबी वो कर रहे हैं। जातीय जनगणना की बात जब इंडिया ब्लॉक करता है तो वो बैकफुट पर आ जाते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड से ज्यादा मतों से हराने वाले सांसद थे तो फिर अजय टम्टा को बनाना इसी बात का द्योतक है कि आप एक जाति विशेष को साधना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं कपड़ा मंत्री रहते हुए कोई ऐसे कीर्तिमान तो स्थापित किए नहीं अजय टम्टा ने, और आधे उत्तराखंड को तो शायद जानकारी भी नहीं है कि वो कपड़ा मंत्री रह चुके हैं, क्योंकि अल्मोड़ा संसदीय सीट को अजय टम्टा के मंत्री रहते हुए कोई लाभ मिलते हुए हमने नहीं देखा। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि अजय जी जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, संगठन का उनको काफ़ी अनुभव है। जहाँ तक सरकारों की भी बात कहोगे, उत्तराखंड में भी वो मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में भी इससे पहले मंत्री रहे हैं, फिर दोबारा उनको मंत्री बनाया, 3 बार के वो सांसद हैं। तो राज्य के लोगों को उनसे बहुत आशाएं हैं और एक युवा फेस हैं। तो हमें भी लगता है कि भाई जो राज्य मंत्री के रूप में जो दायित्व उनको दिया जाएगा, अपने मंत्रालय के साथ साथ अन्य भी जो मंत्रालय हैं, क्योंकि उनकी 3 बार की लोकसभा की सांसदी होने के कारण सबसे उनके अच्छा व्यवहार है, अच्छा परिचय है, तो उसका लाभ जो है बड़ी मात्रा में राज्य को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर जनता को भाजपा की डबल इंजन सरकार से ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड का जो कर्म और मर्म का रिश्ता है, उसे राज्य मंत्री कैसे पूर्ण कर पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। और उसमें टम्टा का क्या योगदान होगा, उसका आकलन आज नहीं तो कल जरूर होगा। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।